नमस्कार, डॉक्टर डिम्पल त्यागी चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बेटा जी इस वीडियो में कक्षा 10वीं का जो आपकी एक बुक लगी हुई है कृतिका, भाग 2 भी लिखा होता है उसके ऊपर, ठीक है। उसमें एक चैप्टर है साना साना हाथ जोड़ी। तो किसने लिखा हुआ है? मधु कांकरिया जी ने। उसका हम आपको महत्वपूर्ण उनके प्रश्नोत्तर बताऊंगी मैं, ठीक है। उसको आप ध्यान से सुनेंगे और ये मत समझना ये जो क्वेश्चन आंसर मैं आपको बताती हूँ इनमें से कुछ एनसीईआरटी वाले भी होते हैं, कुछ अलग से जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन हम बनाते हैं वो भी होते हैं, लेकिन ये वही प्रश्न होते हैं जो पिछले 10-15 सालों से बोर्ड के पेपर में आते रहते हैं, ठीक है। तो ये वो प्रश्न हैं जो बोर्ड के एग्जाम में आपके अक्सर देखे जाते हैं और आगे भी आने वाले हैं। तो ये महत्वपूर्ण प्रश्न मैं आपको बताऊंगी, ठीक है बेटा। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, लेखिका ने ऐसा कौन सा दृश्य देखा जिसने उनकी चेतना को झकझोर दिया। यानी जो वो सफ़र में है, कटाव तक का जो उनका सफ़र है, उस सफ़र के बीच में युमथांग से लेकर कटाव तक का जो उनका सफ़र है, उस बीच में लेखिका ने ऐसा कौन सा दृश्य देखा जिसने उनकी चेतना को झकझोर दिया। तो वहाँ केवल एक ही चीज़ नहीं है जो उनकी चेतना पर प्रभाव डालती है। अब हमें इसका आंसर लिखना है कि लेखिका ने ऐसे बहुत से दृश्य देखे जिसने उनकी चेतना को झकझोर डाला, यानी उनको सचेत किया, उनको सोचने पर मजबूर किया। जैसे कि कवि लॉन्ग स्टोक के रास्ते में उन्होंने एक गुफा में घूमता हुआ धर्म चक्र देखा, ठीक है। तो धर्म चक्र को देखकर उन्हें ये लगा कि ये एक विशेष बात है, क्योंकि उसके पीछे कारण क्या था कि जो उनका साथ में ड्राइवर है जितेन, वो बताता है ये मैडम ये धर्म चक्र है और ऐसी यहाँ मान्यता है कि इसको घुमाने से पाप धुल जाते हैं, ठीक है। तो उसको देखकर दूसरा 7 सिस्टर्स वाटरफॉल, माने जो उन्होंने झरने देखे हैं उनकी खूबसूरती को देखकर, और उसके बाद है पत्थर तोड़ती पहाड़ी ने, यानी पत्थरों को तोड़कर रास्ता बनाने वाली जो पहाड़ी ने हैं, पहाड़ियों पर रहने वाली महिलाएं हैं, उन सबको देखकर मानो लेखिका सोचने पर मजबूर हो गई और उन्हें ऐसा लगा कि जैसे उनकी चेतना को झकझोर डाला गया है, ठीक है। तो ये सारे कारण रहे हैं। दूसरा, फिर उन्होंने एक चीज़ और भी देखी, जब वो आगे निकल के आती हैं तो फौजी छावनियाँ भी देखती हैं, यानी कड़कती ठंड में जो पहरा देते हैं फौजी, उनको भी देखकर वो सोचती हैं, ठीक है। उसके बाद दूसरा प्रश्न बनता है, ये आपको पॉइंट में लिखना है, समझ में आ गई आपको। ये जो पहला प्रश्न मैंने आपको बताया इसके आपको पॉइंट बना देने हैं कि कौन कौन से दृश्य देखे हैं। पहला क्या देखा है, मानो पहला उन्होंने दृश्य देखा है कवि लॉन्ग स्टोक में घूमता चक्र, फिर उसके बारे में लिखना है। फिर उसके बाद दूसरा उन्होंने देखा है 7 सिस्टर्स वाटरफॉल, फिर उसके विषय में बताइए। फिर नेक्स्ट है पत्थर तोड़ती पहाड़ी ने, और फिर नेक्स्ट है कड़ाती ठंड में पहरा देते फौजी, ठीक है। इन सारे सभी विषयों के बारे में आपको उसमें जानकारी देनी है। अब दूसरा प्रश्न है, लेखिका को पूरे भारत की आत्मा एक जैसी क्यों दिखाई दी। माने लेखिका ने जब देखा, यहाँ से गई हैं वहाँ तक देखा है और जाकर भी वो क्या देखती हैं कि सारे भारत की आत्मा एक जैसी है। तो ऐसा उन्होंने क्यों बोला, ये बात उनके मुख से क्यों निकली। तो उन्होंने देखा भारत में सबकी आत्मा एक जैसी से अभिप्राय क्या है कि आप कहीं पर भी चले जाइए, सब जगह आपको एक जैसी परिस्थिति के ही लोग मिलेंगे, ठीक है। तो जैसे पहाड़ों पर सब लोग घूमने जाते हैं, हम यहाँ समतल वालों के लिए, मैदानी इलाके वालों के लिए जो पहाड़ हैं वो स्वर्ग से या जन्नत से कम नहीं है। लेकिन वहाँ पर भी उन्होंने क्या दृश्य देखे हैं कि महिलाएं हैं जो पत्थर तोड़कर रास्ता बनाने का काम कर रही हैं, यानी क्या मिला देखने को, गरीबी, ठीक है। दूसरा उन्होंने क्या देखा, वन में जंगलों में भटकने वाली जो इधर उधर पत्तियां खोजती हुई, ठीक है, लकड़ियां उठाती हुई महिलाएं हैं। तो उन दोनों की स्थिति एक जैसी है, यानी अपने यहाँ तो ऐसे हैं ही, वनों में भी और पहाड़ों में भी सब जगह एक जैसे ही व्यक्ति हैं। इसलिए उनको लगा कि हर जगह की कहानी एक जैसी ही है, ठीक है, जिंदगियों की कहानी सब जगह एक जैसी है। फिर नेक्स्ट जो प्रश्न बनता है आपका वो है, मातृत्व एवं श्रम साधना एक साथ कहने से लेखिका का क्या आशय है। यानी मातृत्व भी और श्रम साधना भी, दोनों को एक साथ कहने से लेखिका का क्या अभिप्राय है।
माने लेखिका का इन दोनों बातों से अभिप्राय ये है कि जब उन्होंने पत्थर तोड़ती पहाड़ियों को देखा तो उन्होंने क्या किया हुआ था, अपने बच्चों को अपनी पीठ पर बांधा हुआ था। ठीक है, जब उन्होंने वन में भटकती हुई आदिवासी युवतियों को देखा तो उन्होंने भी अपने बच्चों को पीठ पर ही बांधा हुआ था। तो कहने का अभिप्राय क्या है कि वो मेहनत का काम करती हैं, लेकिन खाली काम नहीं करती, श्रम साधना नहीं करती, बल्कि साथ में मातृत्व भी निभाती हैं, यानी अपने बच्चों की जिम्मेदारी भी उठाती हैं, अपने बच्चों को भी वो साथ रखती हैं। इसीलिए देखकर लेखिका को लगा मातृत्व और श्रम साधना, ठीक है, वो दोनों एक साथ कर रही हैं, ये उनका कहने का अभिप्राय है। आगे प्रश्न बनता है, लेखिका ने अक्षम्य अपराध किसे कहा है? यानी लेखिका ने बोला है कि यहाँ अक्षम्य अपराध किसे कहा है इस चैप्टर में, कि हमारी जो पीढ़ी है उसने प्रकृति के साथ खिलवाड़ करके अक्षम्य अपराध किया है। तो वो कौन सा अक्षम्य अपराध है? जो कभी माफ ना किया जाने वाला अपराध है। ठीक है, वो कौन सा है कि पहला तो पेड़ों की कटाई, यानी लोगों ने क्या किया है, अपनी स्वार्थ पूर्ति के लिए पेड़ों को काटना शुरू कर दिया है, जिससे हम लोगों को ही असुविधा होती है, यानी सांस लेने में दिक्कत आती है, वातावरण अगर शुद्ध नहीं होता है तो, वायु अगर प्रदूषित हो जाती है तो। ठीक है, तो पेड़ों की जो कटाई है उसको करके, दूसरा नदियों और तालाबों का जो जल है उसको दूषित करके, हम लोग क्या करते हैं, घर से कूड़ा निकालेंगे और नाली में डाल देंगे, वो पानी को गंदा करता है। ठीक है, तो जो वातावरण गंदा होता है उसको रुकने से फिर क्या होती है, दुर्गंध फैलती है, सारी चीज़ें दूषित होती चली जाती हैं। यह सब किसने किया? प्रकृति ने नहीं किया, बल्कि हम लोगों ने ही यह सब बेकार के कार्य किए हैं, जिसका खामियाजा भी हमें भुगतना पड़ेगा। इन ऐसे कार्यों को ही लेखिका ने अक्षम्य अपराध कहा है, यानी यह अपराध कभी माफ नहीं किए जा सकते, माफ करने योग्य नहीं है। समझ में आ गया बेटा? नेक्स्ट प्रश्न बनता है, लेखिका द्वारा हिम शिखरों को जल स्तंभ कहने का आशय क्या है? माने जो हिम स्तंभ हैं उनको हिम शिखर हैं उनको जल स्तंभ कहने का क्या आशय है? यानी हिम शिखर हम पर्वतों को बोलते हैं, पहाड़ों को बोलते हैं, यानी पानी जब बर्फ के रूप में जम जाता है तो वो हिम शिखर बनते हैं। ठीक है, और उनको जल स्तंभ क्यों बोला है? क्योंकि वह जल जमकर तो हिम बना, बर्फ बना, शिखर बना, लेकिन जब हमारी जनता गर्मी में जल के लिए त्राही त्राही करती है, पानी के लिए प्यासी रहती है, ठीक है, तो तब यह प्रकृति मानो उस जो शिखर के रूप में जमा किया था उसी को जल के रूप में पिघलाकर हम लोगों के पास तक पहुंचाती है, और वह जल मानो हमारे गलों को तरावट देता है, यानी हमारी प्यास को बुझाता है। ठीक है बेटा, समझ में आ गई? इसीलिए यह प्रकृति का नायाब तरीका है हम लोगों के लिए जल एकत्र करके रखने का। समझ में आ गई? इसीलिए उन्होंने क्या बोला है, हिम शिखर बोला है। ठीक है, समझ में आई बेटा जल स्तंभ को? नेक्स्ट प्रश्न बनता है, पहाड़ों पर पुरुषों की अपेक्षा स्त्रियों का जीवन अधिक कठिनाइयों से भरा है, फिर भी उन कठिनाइयों का निवारण वे कर्तव्य परायणता से करती हैं, उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। अब बात वही आ जाती है घूमकर। उन्होंने क्या बोला है कि पुरुषों से ज़्यादा महिलाओं का जीवन कठिन है। कहाँ पर? पहाड़ों पर। तो वो किस प्रकार है, लेकिन उसके बाद भी वो क्या करती हैं, बड़ी कर्तव्य परायणता से अपना कार्य करती हैं, दुखी नहीं होती। ठीक है, तो क्यों भरा है? जैसे पत्थर तोड़ने का काम पुरुष करते हैं, महिलाएं भी करती हैं, लेकिन वो घर का कामकाज भी करती हैं। ठीक है, और पहाड़ों पर रहने वाले लोगों को सारी सुख सुविधाएं प्राप्त नहीं होती। मानो घर में ईंधन जलाने के लिए लकड़ी वो नीचे से उठा कर लेकर जाती हैं, तो अपने पशुओं को अगर रखते हैं तो चारा वो अपनी पीठ पर ढोते हैं। तो इसीलिए महिलाएं ज़्यादा मेहनत करती हैं, ऊपर से कर्तव्य परायणता से। क्यों करती हैं? क्योंकि खुश होकर करती हैं, और अपने बच्चों को भी वो प्रेम भाव से रखती हैं। ऐसा नहीं है कि काम का गुस्सा उनके ऊपर निकाल दिया, बोला जाओ जहाँ जाना है। ठीक है, तो वो क्या करती हैं, बच्चों को भी बड़े प्रेम से अपनी पीठ पर ही बांध कर रखती हैं। तो कहा गया है कि पहाड़ों पर पुरुषों से ज़्यादा महिलाओं का जीवन बड़ा कठिन है। समझ में आ गई? फिर नेक्स्ट प्रश्न है, अब इसके पॉइंट आप समझ ही गए होगे क्या क्या बनाओगे। कि पहला पॉइंट जैसे बनता है, पत्थर तोड़ने का काम करती हैं।
पुरुष तो करते ही हैं, मैं पॉइंट में बता देती हूँ आपको कि पुरुष तो करते ही हैं पत्थर तोड़ने का, लेकिन चूंकि हमें चर्चा यहाँ महिलाओं की करनी है क्योंकि उनकी अपेक्षा उनको ज़्यादा पूछा गया है, तो पत्थर तोड़ने का काम करती हैं। दूसरा वही मातृत्व वाली बात कि अपने बच्चों को अपनी पीठ पर बांधे रखती हैं। तीसरा रास्ता बनाने का जो दुस्साध्य कार्य है वो भी करती हैं, यानी मार्ग बनाती हैं, रास्ता बनाती हैं। और फिर चौथा क्या है, वही पीने के लिए पानी नीचे से ले जाना, ईंधन के लिए लकड़ियां दूर दूर से उठा कर लाना, फिर उनको ऊपर लेकर जाना पहाड़ों पर, यह सब काम भी वो महिलाएं करती हैं। और कष्ट सहज रूप से भी वो ग्रहण करती हैं। सबसे अच्छी चीज़ उनकी यही है कि जो कष्ट उनको मिलते हैं, जो दुख उनको मिलते हैं, उनको बड़ी सहजता से, बड़ी सरलता से वो सहन करती हैं और अपना दिनचर्या वो निकालती हैं। ठीक है बेटा, इस तरह से आप इसको पॉइंट में भी लिख सकते हो। अब नेक्स्ट प्रश्न है आपका, देश की सीमा पर बैठे फौजी किन किन कठिनाइयों से जूझते हैं। ये प्रश्न बहुत बार पेपर में आता है, बोर्ड के एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। ठीक है, कि देश की सीमा पर बैठे फौजी किन किन कठिनाइयों से जूझते हैं। तो ये आम सी बात है, कठिनाइयों से क्यों जूझते हैं। कई बार होता क्या है, पहाड़ों पर ड्यूटी लग जाती है तो उनको कितनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। पहला तो कड़कती ठंड में वे क्या करती हैं, पहरा देते हैं। यानी इतनी सर्दी में जब हम लोग अपने घरों में भी ठंड से परेशान होते हैं, तब भी वह क्या करते हैं, वह सर्दी में बाहर पहरा देते हैं। ठीक है बेटा जी, ये बात समझ आई, ये पहला पॉइंट समझ गए कि वो क्या करते हैं, कड़कती ठंड में मानो पहरा देते हैं। ठीक है, फिर दूसरा है कि अपने परिवार से वो दूर रहते हैं। परिवार से दूर रहते हैं क्योंकि बहुत दूर दूर उनकी ड्यूटी लगी होती है, घर वाले तो अपने घर में ही रहते हैं, तो उनके सुख दुख में भी वो साथ नहीं होते। तीसरा क्या है, खाने के लिए जो सुविधाएं हैं वो भी उनको पूरी तरह से नहीं मिल पाती। कई बार भोजन मिलता है, कई बार नहीं मिलता, कई बार कच्चा पक्का भोजन भी उनको खाना पड़ता है। ठीक है, तो ये सारी कठिनाइयां झेलकर भी वो हम लोगों को सुरक्षा देते हैं, हम लोगों की सुरक्षा करते हैं ताकि हम चैन से नींद ले सकें अपने घरों में। तो आगे हमारा भी उनके प्रति कुछ कर्तव्य बनता है। कई बार ये प्रश्न भी आगे जोड़ दिया जाता है, ऐसे लोगों के लिए आपके क्या कर्तव्य बनते हैं। तो हमें क्या करना चाहिए, उनके परिवार की रक्षा करनी चाहिए। ठीक है, उनके लिए जितना हम कर सकते हैं अपने से, उतना हमें उन्हें भी सुरक्षा देनी चाहिए। सुरक्षा से मतलब क्या है, ये नहीं कि वो हमारी सुरक्षा वहाँ पर कर रहे हैं तो हम उनकी करें, ऐसा नहीं है, बल्कि जो उनका परिवार हम लोगों के साथ रहता है, हम उनकी देखभाल कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हमारा भी यह कर्तव्य बनता है, हमें भी अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए। अब आगे बेटा नेक्स्ट जो प्रश्न है वो है, इसमें श्वेत और रंगीन पताकाएं कौन कौन से अलग अलग अवसरों की ओर इशारा करती हैं। यानी बड़ा मुख्य प्रश्न है ये। इसमें एक प्रसंग आया है कि जब लेखिका गुजरती हैं तो वो दो तरह की पताकाएं फहरती हुई देखती हैं, जिसमें एक श्वेत है, एक रंगीन है। तो वो दोनों अलग अलग किन अवसरों की ओर संकेत करती हैं, ये मन में एक प्रश्न आ जाता है। तो अब नारगे फिर उनको समझाते हुए ये चीज़ें। अब प्रश्न का उत्तर ये है कि दो तरह की पताकाएं, एक श्वेत है, एक रंगीन है। जो श्वेत पताकाएं हैं वो किसी बौद्धिस्ट की मृत्यु हो जाने पर लगाई जाती हैं, संख्या में 108 होती हैं, उनको उतारा नहीं जाता, वो समयानुसार अपने आप ही नष्ट हो जाती हैं। लेकिन जो रंगीन पताकाएं हैं उनकी संख्या निश्चित नहीं है। ठीक है, उनको उतार भी सकते हैं और वह किसी शुभ या मांगलिक कार्य के अवसर पर लगा दी जाती हैं। तो ये बात समझ में आ गई, संख्या निश्चित क्यों नहीं है उनकी, क्योंकि देखो अपना अपना कार्य है। मान लीजिए गृह प्रवेश करना है, मुझे भी करना है, आपको भी करना है। अगर गृह प्रवेश में आपका बजट ज़्यादा है, आप 1000 लोगों को खाना खिला सकते हो, 1000 को दान कर सकते हो। मेरा बजट कम है तो हो सकता है मैं 10 को ही भोज कराऊं, 10 के लिए ही दान दूं। तो वो दान वाली चीज़ आ गई, रंगीन वाली पताकाएं। समझ गए आप? तो समझ गए ना, आंसर तो समझ आ गया कि श्वेत कैसे हैं, बौद्धिस्ट की मृत्यु पर हैं, संख्या निश्चित है 108, उनको उतारा नहीं जाता। ये 3 चीज़ें हैं। और जो रंगीन है वो मांगलिक कार्यों में लगाई जाती हैं, किसी भी अच्छे कार्य की शुरुआत के लिए करते हैं, वो संख्या निश्चित नहीं होती। ठीक है, और उनको अगर किसी दूसरे को अपनी लगानी है तो पहले वाले को हटा भी सकता है। तो ये इसमें कोई बात नहीं है। समझ में आ गया बेटा? ये पताकाओं वाला प्रश्न आप जरूर देखना। और एक चीज़ और बीच में बता देती हूँ,
बाद में नहीं बोलूँगी। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो ज़रूर करें। अभी मैं आपको प्रश्न और बताऊंगी आगे, ये मत समझना ख़त्म हो गए हैं, अभी और भी प्रश्न बचते हैं, ठीक है बेटा। तो ये बात भी ध्यान देना बीच में। चलिए अभी मैं लास्ट क्वेश्चन बताती हूँ। यात्रा के दौरान क्या देखकर लेखिका को अनुभव हुआ कि जीवन का आनंद है यही चलायमान सौंदर्य। माने जीवन का अगर कहीं आनंद है, जीवन की अगर कहीं खुशी है, अगर खुशी जीवन में कहीं मिलती है तो इस चलायमान सौंदर्य यानी प्रकृति में ही। तो ऐसी क्या चीज़ें देखकर उनको यह एहसास हुआ, यह अनुभव हुआ। तो इसके भी हम बहुत सारे पॉइंट बना सकते हैं, क्योंकि उन्होंने बहुत चीज़ें देखी हैं। घर से निकलने के बाद जब शुरुआत की है तो कटाव तक के सफ़र में उन्होंने बहुत चीज़ें देखी हैं, जिनमें लगा कि अगर कहीं खूबसूरती, सौंदर्य, आनंद है तो वो यही है। अब पहले से शुरू करते हैं कि पॉइंट क्या बनेगा। पहला कि वीरान संकरे घुमावदार रास्ते देखकर, ठीक है। दूसरा बनेगा विशालकाय पर्वत जो प्रतिपल मानो रूप बदलते रहते हैं, या फिर जो क्या है सर ऊंचा करके खड़े हैं। प्रतिपल रूप बदलने से क्या अभिप्राय है कि जब तक हम किसी चीज़ से दूर होते हैं तो हमें वो छोटा नज़र आता है, जैसे जैसे हम नज़दीक जाते हैं तो वो क्या होता है, विशालकाय बन जाता है। दूसरा रूप बदलने से क्या अभिप्राय है कि अभी तो सारी चीज़ें फूल खिले हुए थे, तुरंत बादल आ जाएंगे, बादल से वातावरण कैसा हो जाएगा, मानो धुंध वाला हो जाएगा, कोहरा वाला होगा, तो सारे वातावरण पे धुंध छा जाएगी, सारे पर्वतों पर और उन सब चीज़ों पर। तो वो क्या होता है, वातावरण में प्रतिपल परिवर्तन होना, ठीक है बेटा। तो ऐसा। फिर तीसरा है इसका कल कल बहती नदियाँ, माने जो नदियाँ हैं, जो कलकल की आवाज़ पवित्र। अब ये कब आती है ये आवाज़, जब शांत होता है वातावरण तब आती है कलकल की आवाज़, बाकी शोर में कलकल की आवाज़ नहीं आती जल की। तो कलकल बहती नदियाँ जो बिल्कुल स्वच्छ हैं, वहाँ पर क्या है, झरझर गिरते झरने भी हैं। फिर क्या है, फूलों की भी चर्चा की है, यानी प्रयुता और रूडोडेंड्रो के फूल, दो प्रजाति की भी बात की है इन्होंने। तो वो कैसे हैं, मानो हम फूलों की सेज पर आ गए हों, फूलों के बगीचे में आ गए हों, इस तरह से उनको प्रतीत होता है। फिर आगे क्या है, ऊपर जब आकाश की तरफ देखती हैं तो आवारा मंडराते बादल, ठीक है। तो उन्हें बादलों को देखकर भी आनंद की अनुभूति होती है। अब आवारा, बादलों के लिए देखो एक शब्द प्रयोग किया है, आवारा। आवारा क्यों किया है, क्योंकि वो एक जगह नहीं रुकते, ठीक है, और इधर उधर घूमते रहते हैं। उनके ऊपर किसी का कोई अंकुश नहीं है, यानी वो किसी के कहे अनुसार ना रुकते हैं, ना बरसते हैं, ना चलते हैं। जहाँ मन होता है वहाँ वो घूमते हैं, इसलिए उनको आवारा बोला है। तो आवारा मंडराते बादल। फिर वातावरण में मंद मंद यानी मध्यम मध्यम बहती हवा, तो उसका जब स्पर्श हुआ लेखिका को तो उनको लगा कि यही है चलायमान सौंदर्य, किसके, जीवन के आनंद का, ठीक है। फिर एक और पॉइंट बच जाता है कि मानो सब किस चीज़ में है, अपनी लय और ताल में है। अपनी लय और ताल में कैसे हैं कि फूल हैं वो अपनी मस्ती में खिले हुए हैं, पेड़ पौधे हैं वो अपनी मस्ती में झूम रहे हैं, हवा मध्यम चल रही है, झरने गिर रहे हैं, नदियाँ बह रही हैं, तो किसी के ऊपर भी किसी का कोई प्रभाव नहीं है, ठीक है। तो इसीलिए इन सारी चीज़ों को देखकर लेखिका को लगा कि जीवन का आनंद यही चलायमान प्रकृति है, यही चलायमान सौंदर्य है, ठीक है बेटा। समझ आ गए, ये वो प्रश्न थे जो बहुत महत्वपूर्ण हैं और आपके एग्जाम में काम आने वाले हैं। तो इनको आप बहुत ध्यान से सीखेंगे और याद करेंगे। धन्यवाद बेटा।